हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा टूर। और आज मैं सोलो लेवलिंग के न्यू सीजन रैग्नारोक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मांगा में हमें जिन्मू के बेटे सूहो की स्टोरी को दिखाया जाएगा कि कैसे सूहो अपने सिस्टम को अचीव करता है और कैसे वो अपने पिता की तरह वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है। इस स्टोरी में हमें सूहो के साथ सोलो लेवलिंग का सबसे फेमस कैरेक्टर बेरू भी दिखाया जाएगा, जो कि सूहो का हर वक्त साथ देगा। ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें उस स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुंग जिनवू का बेटा सुंग सूहो पढ़ता है। सूहो अपनी क्लास में बैठ अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि मुझे कोरिया के नंबर 1 आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है, जिसे सुनकर उसके फ्रेंड काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और सूहो इस पर काफी ज्यादा जोर से हंसने लग रहा होता है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि कैसे भाई, तुझे कैसे एडमिशन मिल गया? और सूहो का दूसरा फ्रेंड रोते हुए बोलता है कि यार, मुझे लगता है मुझे फिर से एग्जाम देना होगा। इतने में ही पीछे से कोई बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सूहो, मैंने सुना है तुम्हें आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। सूहो बोलता है, तुम फिर से आ गए मुझे परेशान करने के लिए सुंगचुल। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम सुंगचुल नहीं, ली हुंगचुल है। हाँ हाँ, जो भी हो। ली सूहो से कहता है, थैंक्स, मैं कब से इस स्कूल पर राज करने की सोच रहा था, लेकिन तुम मेरा प्लान खराब कर रहे थे। जिस पर सूहो बोलता है, थैंक्स तो तुम्हें बोलना ही चाहिए मुझे, आखिर अब तुम सेफली यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल सकती हो। इन दोनों की ये बातें सुनकर इन्हीं की क्लास की दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि आखिर इस ली को सूहो से क्या ही दिक्कत है, वो इसे परेशान करता रहता है। सूहो बेचारा, जिसके माता पिता भी नहीं है, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर ये ली उसे बार बार आकर ऐसे ही शर्मिंदा करता है। अगले सीन में ली सूहो चिल्लाते हुए उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूहो उसका पंच डॉच करते हुए ली के फेस पर अपने घुटने से अटैक करता है और बोलता है कि क्या हम ग्रेजुएट होने तक शांति से नहीं रह सकते हैं? सूहो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ली को उसके अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। ली हंसते हुए बोलता है कि आखिर ये था क्या, इससे तो मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। ली अपना नेक्स्ट पंच रेडी करता है और उसके पंच के चारों ओर उसकी एनर्जी का ऑरा होता है। सूहो बड़ी ही मुश्किल से उसके डॉज करता है। उसके अटैक को देखकर सूहो और उसके क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली का पंच सामने के लॉकर्स में पड़ता है, जिससे वो लॉकर्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। ली भी ऐसी पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूहो यूनिवर्सिटी के बाहर चल रहा होता है और यूनिवर्सिटी में सूहो सेकंड ईयर का स्टूडेंट बन चुका होता है। तभी सूहो को कुछ सुनाई देता है कि कोई बोल रहा होता है, इस बिल्डिंग में लगने वाली सारी क्लासेस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई हैं। इस डंजन गेट में हंटर्स की टीम गई हुई है मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। वहाँ एक ऑफिसर पूछता है कि हंटर्स को कितना समय हो गया है इस गेट में गए हुए, जिस पर वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि लगभग 8 घंटे हो गए हैं और वो इस हिसाब से बाहर आने ही वाले हैं। ठीक है, जो लोग अवेकन नहीं हुए हैं वो यहाँ से चले जाएं, ये जगह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिस पर सूहो बोलता है, एक और गेट? 3 साल पहले अचानक से ये गेट्स अपीयर होना स्टार्ट हुए, जिससे इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। ये गेट्स सीधे डंजन्स में जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलते हैं और इन गेट्स का भी एक टाइम पीरियड है, जिसके बाद इनसे मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ इंसानों में भी काफी ज्यादा बदलाव हुए और उनमें अनोखी शक्तियां जागरूक हुई। इन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से उन्होंने
डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया और इन लोगों को हंटर्स बुलाया जाने लगा। उन सभी हंटर्स को इकट्ठा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई और अब हर कंट्री की अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया को दो प्रकार के लोगों में बांट दिया गया, अवेकन और नॉन अवेकन। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चींटियों की तरह मेहनत कर रहे हैं अवेकन होने के लिए, और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये शक्तियां बिना कुछ करे ही मिल रही हैं। जो लोग अवेकन नहीं हो पाते हैं वो कितनी भी मेहनत कर लें, अपने और ई रैंक वाले पर्सन के बीच के फासले को कभी खत्म नहीं कर पाते। और अगर हंटर्स उन गेट्स को क्लियर करना बंद कर दें तो दुनिया का अंत निश्चित है। सीधे शब्दों में, बिना अवेकन पर्सन के नॉन अवेकन पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता है और इसी वजह से लोग हंटर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी पर सूहो सोचता है, काश मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपने मिसिंग पेरेंट्स को ढूंढ पाऊं और एक अच्छी लाइफ जी पाऊं। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं ही अपने पिता को वापस ला सकता हूं, लेकिन मेरे पिता मुझे इतनी पावरलेस सिचुएशन में छोड़कर कैसे चले गए। पीछे से सूहो के टीचर बोलते हैं, सूहो तुम बहुत ध्यान से ड्राइंग कर रही हो, आखिर क्या बना रहे हो तुम? मैं तो बस कुछ अच्छा बनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। टीचर उसकी ड्राइंग को देखकर बोलते हैं, क्या ये एक चींटी है? अगर ये चींटी है तो ये एक चींटी के लिए बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है। सूहो बोलता है, आखिर मैंने ये क्या बना दिया? हम देखते हैं कि सूहो ने बेरू की ड्राइंग बना दी होती है। फिर हमें यूनिवर्सिटी के बाहर के डंजन गेट का सीन दिखाया जाता है। गेट से हंटर बाहर आ रहे होते हैं और उन्हें आता देख वहां मौजूद एक कर्मचारी उस टीम के लीडर से बोलता है, हंटर किम, क्या आपने इसे क्लियर कर दिया? जिस पर हंटर किम बोलते हैं, हाँ रेड पूरी हुई, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है हंटर एसोसिएशन को। हमने डंजन में इंसानों के जैसे मॉन्स्टर से फाइट की जिनकी आंखों और मुंह से ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही थी। वो सभी ग्रुप में हमला कर रहे थे लेकिन वो बहुत कमजोर थे, मुझे बस कुछ ही खरोच चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पर जो चोट लगी होती है उससे वही ब्लू फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाती है। हंटर किम को कुछ होने लगता है, वो उसके पास वाले एक पर्सन पर अटैक कर देता है और वो उसे मार देता है। बाकी सभी मेंबर्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि हंटर किम ने अपने साथियों पर भी हमला कर दिया होता है और ऐसा होते देख वहाँ पर लोग भागने लगते हैं। सूहो और उसका टीचर बाहर के शोर को नोटिस करते हैं और वे सभी खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। सूहो भी खिड़की के बाहर देखता है और बाहर का नजारा देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। इतने में ही सूहो के पास का लड़का बोलता है, उन सभी के मुंह और आंखों से ब्लू लाइट निकल रही है। और उसके पास की लड़की बोलती है, अब तुम ये नहीं कहना कि यहाँ डंजन ब्रेक हुआ है। तभी सूहो की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। वहाँ पर भी वैसा ही एक इंसान होता है और वो उस बिल्डिंग से जंप करने के लिए पोजीशन लेता है और वहाँ से जंप करके सूहो के सामने वाली खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर भागो भागो चिल्लाने लगते हैं और सूहो भी वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी नजर वहीं पर गिरी हुई लड़की पर पड़ती है। जिसके पैरों में चोट लगी होती है और वो सूहो से मदद मांगती है, लेकिन सूहो अपनी आंखें बंद करके वहाँ से चला जाता है और सूहो कहता है, डैम इट, मैं हंटर्स को बुला कर लाता हूँ, लेकिन जब तक हंटर्स आएंगे वो लड़की मारी जा चुकी होगी। मेरे जैसा नॉन अवेकन इंसान यहाँ पर और कर भी क्या सकता है। नॉन अवेकन, इस तरह से खुद को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मुझे सोचना होगा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। अगर डैड यहाँ होते तो क्या करते? डैड। फिर हमें उस मिस्ट बर्न को दिखाया जाता है। वो उस लड़की के पास जा रहा होता है और वो लड़की रो रही होती है। वो मिस्ट बर्न जोर से चिल्लाता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है। उस मिस्ट बर्न के फेस के पास कुछ आता है। तभी हम देखते हैं कि सूहो ने उसके फेस पर फायर एक्सट्रूजर से
अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर दिया होता है और वो कहता है अगर डैड यहाँ होते तो शायद वो भी यही करते। फिर वहाँ धीरे धीरे करके एक सिस्टम विंडो अपीयर होने लगती है और हमें चैप्टर 2 में बताया जाता है कि सूहो कहता है काफी समय पहले मैंने एक सपना देखा था, एक सपना जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह था। चीजें वहां से मजेदार होने लगी। वहां हर फ्लोर के मॉन्स्टर्स को मारने पर मैं स्ट्रांग होता जा रहा था। जितने मॉन्स्टर्स को मैं मारता मेरा उतना ही लेवल अप हो रहा था। मुझे किसी भी वेपन की भी जरूरत नहीं थी, मैं उन सभी को अपने हाथों से मार रहा था। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स स्ट्रांग होते जा रहे थे और नए नए चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन मैं भी समय के साथ स्ट्रांग हो रहा था और मैं आखिरी फ्लोर पर पहुंचने में कामयाब रहा। और वहां का फाइनल बॉस जिससे मैं लड़ा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एक ऐसा बॉस जिसकी शक्तियों के सामने मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उस बॉस की आइडेंटिटी रिवील की गई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और जब मैंने देखा तो वो मेरे डैड थे। वो शायद मेरे सपनों की एक धुंधली तस्वीर थी, लेकिन वो मेरे पिता ही थे जो कि उन शक्तियों को पाने के हकदार बने। डैड, अगर आप मेरी जगह होते तो इस सिचुएशन में आप भी सेम चीज करते। सूहो के अटैक के बाद वहां का समय रुक जाता है। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ ऐसे रुक कैसे गया? सूहो के सामने नोटिस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है आपने प्लेयर बनने की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है। क्या आप प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? ये सिचुएशन तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है जहां मैं इसे एक्सेप्ट करके स्ट्रॉन्ग बना था। अगर ये चांस मुझे रियल वर्ल्ड में भी मिल रहा है तो भला मैं किस रीजन से इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यस, आई एक्सेप्ट इट। और वहाँ तेज रोशनी निकलती है। एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब एक प्लेयर के रूप में चुने जा चुके हैं। फिर कुछ और रिवॉर्ड विंडोज आती हैं जिन्हें आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं और एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें सुंग सूहो का लेवल 1 HP 100 और स्ट्रेंथ, हेल्थ, एजिलिटी वगैरह बाकी सभी चीजें 10 दिखाई जाती। सूहो इससे काफी खुश हो रहा होता है और उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं। फिर उसे एक क्वेस्ट दिया जाता है जिसमें उसे उस मिस्ट बर्न को मारकर लेवल अप करना होता है। उन सभी मिस्ट बर्न के ऊपर उनका रैंक सूहो को दिखाई देने लगता है। सूहो उस लड़की को भाग जाने के लिए कहता है और उन सभी से अकेले लड़ने के लिए वहाँ खड़ा रहता है और वो खुश होते हुए बोलता है फाइनली मैं अवेकन हुआ। फिर वो अपने हाथ में मौजूद सिलेंडर से उस मिस्ट को मारता है जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। सूहो सॉरी बोलते हुए अपना एक पंच रेडी करता है और उस पर मार देता है जिससे उसके एक ही पंच खाकर वो ऊपर की सीलिंग में जाकर फंस जाता है और सूहो अपनी ऐसी ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी उसे नोटिस आता है कि आपने एक अनअवेकन मिस्ट को हरा दिया है। उस पर एक और मिस्ट अटैक करने के लिए आता है जिसे सूहो घूमते हुए एक जबरदस्त किक मारता है। उसे फिर से सेम नोटिस आता है और एक लेवल अप नोटिस भी आता है। फिर सूहो के पास एक और मिस्ट आ रहा होता है। पहला क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से सूहो को रिवॉर्ड मिलता है जिसे सूहो अभी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर सूहो उस पर अपना एक पंच मारता है लेकिन उसे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और ये वो डी रैंक वाला मिस्ट बर्न होता है। वो मिस्ट सूहो पर अपने पंजे से अटैक करता है जिससे सूहो की चेस्ट पर 3 कट लग जाते हैं और सूहो उसके पेट में किक मारते हुए उससे दूर हट जाता है और सोचता है अब मैं भी इसी की तरह एक मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या सच में अवेकन होने के बाद मेरे साथ ऐसा होना जरूरी था? एक हार्मफुल इफेक्ट सिस्टम ने डिटेक्ट किया है जो आपकी स्पिरिट को डैमेज कर रहा है। सिस्टम उसके इफेक्ट को नलिफाई कर रहा है। उसके बाद सूहो के घाव हील होने लगते हैं। वो मिस्ट सूहो पर फिर से अटैक करने के लिए आता है और सूहो को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उस समय सूहो सोचता है कि अगर मैं इस डी रैंक के मैजिक बीस्ट से कमजोर हूँ, मतलब मैं ई रैंक पर अवेकन हुआ हूँ, मैं इस सिचुएशन में भी रैंक की परवाह कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं? तभी सूहो को याद आता है कि उसने अभी तक रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया होता है और सूहो रिवॉर्ड को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है जिससे सूहो को 5 स्टेट पॉइंट और 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। सूहो की स्ट्रेंथ बढ़कर 11 से
14 हो जाती है और वो अपनी फुल पावर के साथ उस मिस्ट को अपने ऊपर से हटा देता है। वो मिस्ट खुद को संभालता है, लेकिन सुहो इतने में ही उसके ऊपर अपना एक और पंच मार देता है, लेकिन इससे भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और वो सुहो को थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है। सुहो अपने सभी स्टेट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है और इसकी स्ट्रेंथ 14 से बढ़कर 19 हो जाती है। फिर वो एक और पंच रेडी करता है और बोलता है, एक ऐसा अवेकनर जो लेवल अप कर सकता है, ऐसा पहले कभी मैंने नहीं सुना। और उस मिस्ट को पंच मारते हुए बोलता जाता है, जब से कोई पर्सन अवेकन होता है और उसकी रैंक डिसाइड की जाती है, उसके बाद वो कभी भी अपनी रैंक को चेंज नहीं कर पाता है। मुझे नहीं पता ये रैंक और अनअवेकनिंग कौन डिसाइड करता है, लेकिन अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की शक्तियां मिल रही हैं, यही चीखते हुए सुहो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस मिस्ट को पंच मारकर दीवार तोड़ते हुए बिल्डिंग से सीधे नीचे गिरा देता है। और सुहो को नोटिस आता है, आपने डी रैंक के मिस्ट बर्न को हरा दिया है, इसलिए आपका लेवल अप किया जाता है। और इसी के साथ सुहो के 3 बार लेवल अप हो जाता है। मैं जीत गया, ये बोलते हुए सुहो वहीं पर बैठ जाता है और अपने हाथ को देखकर बोलता है, इसके साथ मैं अवेकन हुआ और अब मैं ये कर सकता हूँ। एक और मिस्ट बर्न अपनी तलवार के साथ ग्राउंड से ऊपर की तरफ जंप करता है। सुहो करंट सिचुएशन को देखने के लिए वहां से नीचे देखता है और वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। एक मिस्ट बर्न उस पर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है और वो मिस्ट बर्न सी रैंक का हंटर होता है और इसी के साथ वहां पर जोरदार धमाका होता है। स्पीकर्स पर पूरे शहर में अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में एक डंजन ब्रेक हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि उस एरिया के पास ना जाएं। उस एरिया को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। फिर हमें वहां 3 आर्मी सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक सोल्जर बोलता है, डैम इट, वहां पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हम यहाँ इतना दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आखिर ये हंटर्स की टीम यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगी? इसी बात पर दूसरा सोल्जर बोलता है, उन्होंने कहा है बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर को यहाँ भेजने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा बी रैंक या उससे ज्यादा, इसका मतलब है कि ये गेट डी रैंक से ऊपर का होगा। एसोसिएशन ने ये लिस्ट भी भेजी है जिसमें इन्फेक्टेड हंटर्स की इंफॉर्मेशन है और इन सभी में एक सी रैंक का हंटर भी इन्फेक्ट हो गया है। सुहो जमीन पर गिरा हुआ होता है और वो मिस्ट सुहो की तरफ आ रहा होता है। सुहो बोलता है, ये क्या बकवास है, क्या इसने सीधे ग्राउंड फ्लोर से जंप लगाई थी यहाँ के लिए? उस मिस्ट के ऊपर उसकी रैंक सी दिखाई जाती है। किस मिस्ट के पास एक वेपन कैसे है? ये बाकियों की तुलना में काफी अलग है, लेकिन मेरा थोड़ी देर पहले ही लेवल अप हुआ है, तो मेरे पास एक मौका है इससे लड़ने का। और इतने में ही वो मिस्ट अपनी स्वॉर्ड से सुहो के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे सुहो बड़ी ही मुश्किल से बचता है। उसके उस अटैक से पूरी वॉल पर एक कट लग जाता है। दिस इज इंसेन, ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। सुहो उसके ऊपर फायर एक्सट्रूजर से अटैक करता है, जिसे वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से बीच में से कट कर देता है, लेकिन ऐसा करने से वहाँ काफी धुआं हो जाता है और सुहो को वहाँ से भागने के लिए एक मौका मिल जाता है। सुहो वहाँ से भागते हुए सोचता है, मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कर पाऊं। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से सभी की रैंक्स बांटी गई हैं। आखिर हंटर्स की टीम यहाँ कब तक पहुंचेगी? मुझे बस उनके आने तक इस मॉन्स्टर से कहीं छुपना होगा। वो मॉन्स्टर रूम से बाहर आकर स्माइल करता है, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है। सुहो भी इसे नोटिस कर लेता है। वो मॉन्स्टर बिल्डिंग की छत पर खड़ी 3 लड़कियों को देखता है। वो तीनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। हमें यहाँ खड़े होकर बस हंटर्स का वेट करना है, वो थोड़ी ही देर में यहाँ आते ही हों। मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस खिड़की से जंप कर देता है। सुहो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वो तीनों लड़कियां इस वक्त खतरे में हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है। डैम इट ऑल, अब मैं हंटर्स का और वेट नहीं कर सकता। सुहो भी वहाँ से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के पास पहुँचता है और उसकी नेक पर एक किक मारता है और बोलता है, मुझे इसे यहाँ रोक कर रखना होगा। सुहो की किक से उस मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए
अटैक करता है। उससे बचते हुए सूहो बोलता है, इसकी स्वॉर्ड का एक सिंगल अटैक भी मुझे जान से मार सकता है, लेकिन मैं इसे अब और किसी को नहीं मारने दे सकता हूँ। फिर सूहो और मॉन्स्टर के बीच काफी इंसेंट फाइट स्टार्ट हो जाती है। सूहो उस पर काफी पंच मारता है और साथ ही उसके अटैक को भी डॉज करता जा रहा था। सूहो उस मॉन्स्टर के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ता है। सूहो अपने घुटने को उसके फेस पर मारता है, लेकिन इसी टाइम पर वो सूहो के पैर को पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड से सूहो पर एक अटैक लैंड कर देता है, जिससे सूहो को काफी डैमेज पहुंचता है।